हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 13, जिसमें हम बात करेंगे कार्य शिक्षा यानी कि वर्क एजुकेशन के बारे में। दूसरा टेप ओपन हो गया है। हाँ, तो यूनिट 13 में हम डिस्कस करेंगे कार्य शिक्षा की अवधारणा, कार्य शिक्षा का क्रियान्वयन के बारे में। तो स्टार्ट करते यूनिट्स को। थोड़ी बड़ी यूनिट रहने वाली है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें जो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों की दिवाली अच्छी रही होगी। अब वो दिवाली हो गई है तो आप दोबारा से अपनी स्टडी को उसी तरह से शुरू कर दें। ऐसा नहीं कि पूरे 5 दिन आपके ऐसे ही चले जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब हम इसे। यहाँ पर एक छोटा सा आता है कि कार्य का तात्पर्य ऐसी गतिविधि है जिसमें श्रम निहित होता है। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ रखा है इसके बारे में कि सामाजिक उत्पादन के लिए शारीरिक रूप से किया गया श्रम ही कार्य कहलाता है। तो कार्य का तात्पर्य ऐसी गतिविधि है जिसमें श्रम निहित ही होता है। आगे हम बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने समाज उपयोगी उत्पादक कार्य की अवधारणा की संपुष्टि की और इसे उद्देश्य व सारगर्भित कार्य शिक्षा के रूप में परिकल्पित कहा। तो जो हमारा कार्य की अवधारणा है, इसको सारगर्भित शारीरिक कार्य के रूप में परिकल्पित किया गया एनपीई 1986 के द्वारा। मुख्यतः 6 क्षेत्र सुझा, जिन 6 क्षेत्रों के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। यहाँ पर बस उसको दोबारा से हाईलाइटेड करा है ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। यहाँ पर हमारा जाता है स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, आहार एवं पोषण, आवास, परिधान, संस्कृति व मनोरंजन तथा सामुदायिक कार्य व समाज सेवा। इस विषय के अंतर करवाए जाने वाले क्रियाकलाप मुख्यतः 6 क्षेत्रों से लिए जाते हैं। तो जो कार्य शिक्षा के अंदर जितने भी क्रियाकलाप कराए जाते हैं वो इन्हीं 6 क्षेत्रों से लिए जाते, इन्हीं से उनका संबंध होना चाहिए। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय वस्तु के मुख्यतः 3 घटक होंगे। अगर हम बात करें प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी के बारे में, तो वहां पर पर्यावरण अध्ययन और उपयोगी सामग्री, औजार, प्रविधियों से प्रयोग, और तीसरा कार्य होगा अभ्यास। पहला तो हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन और उपयोगी सामग्री और औजार, फिर तीसरा हो जाएगा प्रविधियों से प्रयोग, दूसरा हो जाएगा प्रविधियों से प्रयोग, और तीसरा कार्य हो जाएगा उनका अभ्यास करना। तो इस तरह से 3 घटक हो जाएंगे। इनका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। कार्य शिक्षा की क्रियाओं परियोजनाओं का वास्तविक चयन स्थान विशेष में उपलब्ध प्राकृतिक, भौगोलिक, मानवीय संसाधनों और समाज विशेष की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि पर निर्भर हो। अब कार्य शिक्षा यानी कि वर्क एजुकेशन के अंदर अब आप जो बच्चों से काम करा रहे हो वो आप ये देख कर कराओगे कि वहां पर किस तरह के संसाधन उपलब्ध हैं, वहां का भौगोलिक वातावरण किस तरह का है। क्रियाओं और परियोजनाओं के चयन में विविधता हो। पर्यावरण विषयक क्रियाएं कुछ इस प्रकार हो सकती है। कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो हम करा सकते हैं? पहला हो गया, घर से विद्यालय तथा अन्य किसी स्थान पर आते जाते रास्ते में आने वाली वस्तु, मकान, पेड़ पौधे, खंभों, दुकानों आदि का अवलोकन करना। इससे हम अपनों के प्रति संवेदनशील बनते हैं और उनके साथ एक आत्मीय संबंध करते हैं। दूसरा, पर्यावरण स्वच्छता के कार्यक्रमों में अपनों से बड़ों का हाथ बटाना, जैसे पास पड़ोस के पार्क में बिखरी पॉल पैक की थैलियों या दूसरे प्रकार के कचरों को उठाना, ये सब हम करा सकते हैं। घर तथा आसपास चल रही कार्य व उत्पादन प्रक्रियाओं का अवलोकन, जैसे घर में खाना बनाते हुए देखना, अपने जूते पॉलिश करना, रिबन, मोजे, ये सब कुछ इसमें आ सकते हैं। घर विद्यालय के काम आ सकते हैं। उद्यान एवं खेतों में फसलों का अवलोकन, कार्य प्रक्रियाओं का अवलोकन आ जाएगा। आसपास के पेड़ पौधों के नामों और उपयोगिता से परिचित होना। डाकघर, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इनसे जुड़े काम हो सकते हैं। सांस्कृतिक व धार्मिक पर्वों पर होने वाले आयोजनों व क्रियाकलापों का अवलोकन इसके अंदर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हम वर्क एजुकेशन के अंदर ले सकते हैं। इसके बाद आता है सामग्री, औजारों व प्रविधियों से प्रयोग। कार्य शिक्षा की विषय वस्तु विद्यार्थियों को दैनिक जीवन के कार्यकलापों की पूर्ति हेतु काम में आने वाले उपकरणों, सामग्री तथा तकनीकी से परिचित कराती है और अनुभव करने के अवसर भी प्रदान करती है, जिससे विद्यार्थियों में प्रारंभिक स्तर की दक्षता का विकास हो सके। तो कुछ कार्यों की सूची यहाँ पर नीचे दी हुई है, जिसमें सबसे पहला है खेलने की विविध सामग्रियों से आप परिचय करा सकते हो। दूसरा, मिट्टी, पुराने कागज, पुराने अखबार, बांस, पत्ते के कर्तन, इन सब से कुछ नई आकृति बनाना, कुछ काम की वस्तुएं बताना। रसोई घर, घर में उपयोग होने वाले उपकरणों से परिचय, क्षमता अनुसार उनका उपयोग करना। घर में और आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे उपकरण हैं जो यूज होते हैं, आप उनका अलग तरीके से किस तरह से यूज कर सकते हैं।
सफाई और कपड़ों की धुलाई के काम आने वाले उपकरण व सामग्री जैसे थपकी, ब्रश, मशीन, इन सब का उपयोग करना। तो ये भी हमारे कार्य क्षमता के कार्य शिक्षा के अंदर आ जाएंगे। आगे बात करते हैं पुष्प सज्जा, फूल पत्तों की माला गुथना। देखो माला गुथ रहे हो लेकिन आप अलग अलग तरह से अपनी उसमें किस तरह से क्रिएटिविटी दर्शा सकते हो। भिन्न भिन्न धातुओं की पहचान और उनका कहाँ कहाँ उपयोग होता है इसकी जानकारी रखना। कार्यात्मक वस्तुएं तैयार करने, ड्राइंग करने से जुड़ी वस्तुओं और उपकरणों के साथ क्रिया, ये भी इसी के अंदर आपका आ जाएगा। कुल मिलाकर यह है कि जो चीज़ आप डेली यूज़ करते हो उनका पूरी तरह से उनका यूज़ कर सको, उसमें कुछ क्रिएटिविटी ला सको। कार्य अभ्यास की बात करें, कार्य अभ्यास से तात्पर्य है स्वयं काम करने के अनुभव लेना तथा काम को सीखना। ये आपके कार्य अभ्यास से जाएंगे कि आपने खुद काम करा, इससे आपको कुछ एक्सपीरियंस हुए और फिर आप काम को सीख भी रहे हो। फिर आता है विद्यार्थियों का समूहीकरण। अब आप कार्य शिक्षा के लिए बच्चों का समूहीकरण करोगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें आप ध्यान रखोगे। संभवतः आपने ये देखा होगा कि जब विद्यार्थी अपने विचारों एवं कल्पनाओं को एक आकार प्रदान करते हैं तब वे खुशी का अनुभव करते हैं। जब वे समूह में कार्य करते हैं तब क्या क्या होता है, उनके अधिगम प्रक्रिया द्वारा आनंद की अनुभूति में सकारात्मक वृद्धि होती है, यानी कि जो उनकी आनंद की अनुभूति है वो बढ़ती है। समूह भावना का विकास करते हैं, एक दूसरे से सीखने और सीखने का कौशल करते हैं। सहयोग और नेतृत्व जैसे गुणों का उनमें विकास होता है। आगे हम बात करें समूह में काम करने को एक साझी संस्कृति का माहौल विकसित होता है। साझी संस्कृति का माहौल मतलब कि एक ऐसी संस्कृति जिसमें सब लोग एक दूसरे को समझकर काम करते हैं, एक दूसरे के को देखते हुए काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर रहे होते हैं। आगे हम बात करें प्रारंभिक प्रवेश व्यवहार के स्तर से हमारा तात्पर्य, एक ये वर्ड टर्म होती है प्रारंभिक प्रवेश व्यवहार। प्रारंभिक प्रवेश व्यवहार का मतलब ये है कि जब भी आप कोई काम करने के लिए प्रवेश कर रहे हो यानी काम को शुरू करने जा रहे हो तो पहले आप उसके बारे में हर एक चीज़ समझ लो कि वो क्या है काम। तो प्रारंभिक प्रवेश व्यवहार के स्तर से हमारा तात्पर्य है कार्यकलाप करने से पहले उसके कार्य की प्रकृति से जुड़ा हुआ पूर्व ज्ञान व समझ, उस काम से जुड़ा हुआ पूर्व ज्ञान और उसको लेकर अंडरस्टैंडिंग, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। आगे हम बात करें समय निर्धारण। देखो जब आप कार्य शिक्षा देते हो तो उसमें आप समय का निर्धारण करते हो कि किस समय करना है और किस समय करना है, इस पर निर्भर करेगा कि आपके कार्यकलाप की प्रकृति कितनी है, विद्यालय कैसा है और समुदाय की आवश्यकता क्या है और कौन सा कार्यकलाप आप किस सत्र में दोगे। जैसे यहाँ पर दिया रखा है कि गर्मी में आप ये दोगे, अप्रैल में ये दोगे, अगस्त में ये दोगे। स्थान का निर्धारण इस तरह से किया जाएगा कि जो स्थान है विद्यालय से ज़्यादा दूर ना हो। पर्यावरण अध्ययन कार्य प्रक्रियाओं के अवलोकन को ही अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करते हैं तो निस्संदेह रूप से हमारा स्थान विद्यालय कक्षा ना होकर स्थानीय बस्ती का हिस्सा होगा। बिल्कुल ठीक है, स्कूल से बाहर ही तो ले जाना है हमें वर्क एजुकेशन के अंदर। कुछ भी हो सकता है, सार्वजनिक नल हो सकता है, कुम्हार का स्थल हो सकता है, मोची का स्थल हो सकता है, सब्जी विक्रेता की दुकान हो सकती है और भी यहाँ पर बहुत सारे दिए रखे हैं। इससे रिलेटेड हमें कुछ चीज़ और ध्यान में रखना होता है। कार्यस्थल के विद्यालय से दूरी बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। भौगोलिक स्थिति ऐसी हो कि वहाँ पर आराम से जाया जा सके, सामाजिक परिस्थिति उसकी ठीक हो, वहाँ पर किसी तरह की आपदाएं वगैरह ना आती हों। बच्चों की संख्या को भी हमें देखना है कि बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत ही कम भी ना हो। इसके अलावा विभिन्न कक्षाओं हेतु शिक्षा के सत्रों की योजना। अब विभिन्न कक्षाओं के लिए आप क्या क्या किस तरह से शिक्षा के सत्रों की योजना बनाते हैं। देखो हम इस तरह से योजना बनाते हैं कि बच्चों को स्व अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान हो, मतलब बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, इसके उसे मौके मिलने चाहिए। फिर आता है बच्चों को उनके आसपास के परिवेश का आकलन करने और उसके प्रति रुचि जागृत करने के अवसर प्रदान हो। अपने दिन प्रतिदिन के कामों को सही तरीके से करने में उसे सहायता हो। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़े, अवेयरनेस हो। विभिन्न क्रियाओं से प्राप्त अनुभवों का एकीकरण में सहायता मिले, मतलब कि अलग अलग कामों से उसे जो एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं वो उन सबको मिलाकर इंटीग्रेट मैनर में देख सके। दिन प्रतिदिन की समस्याओं को सुलझाने के लिए आधारभूत कौशल प्राप्त करने में बच्चों की सहायता। समूह में रहने, दूसरों की सहायता करने से संबंधित सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करने में मदद मिले। तो हम इस तरह से हमारे सत्र की योजना बनाएंगे। आगे आता है मूलभूत जरूरतों की श्रेष्ठतर पूर्ति हेतु कार्यकलाप। अब जो मूलभूत जरूरतें हैं उसके लिए आप कौन कौन से कार्यकलाप दे सकते हो। आप ऐसे कार्यकलाप दे सकते हो जिससे स्वच्छता और स्वास्थ्य का बारे में पता चले, मतलब व्यक्तिगत सफाई हो गया, अपनी बुक्स वगैरह को साफ करना हो गया, भोजन एवं कृषि से जुड़े हुए कुछ चीज़ें हैं, आवास, वस्त्र, ये सब चीज़ें हैं। मतलब ये हम बस मेन पॉइंट याद रखेंगे, बाकी आप समझ ही सकते हो। आवास से जुड़ा हुआ मतलब कि आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका यूज़ होता है, कैसे आप उसे और अच्छा बना के रख सकते हो।
वस्त्र कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, किस किस से बन रहे होते हैं। परिवेश के सौंदर्यीकरण से उपयोगी वस्तुएं बनाना, मतलब आपने जो चीज़ें हैं जो अब यूजलेस हो चुकी हैं उनका यूज़ करके आप कुछ अच्छी चीज़ बना सको। सजावट हेतु सामग्री तैयार कर सको। सामुदायिक सेवा से संबंधित कार्यकलाप, सामुदायिक सेवा से संबंधित कार्यकलाप में मोहल्ले की सफाई अभियान में आप भाग ले रहे हो, त्योहारों पे आप समुदाय के लोगों के साथ सजावट में हिस्सा ले रहे हो, बड़े बूढ़ों के साथ आवश्यकता अनुसार मदद कर रहे हो, विद्यालय परिसर कक्षा की सफाई में आप अपनी हिसाब से हाथ बटा रहे हो, छोटा मोटा टेबल को इधर उधर करने में आप थोड़ी सी हेल्प कर रहे हो। शारीरिक रूप से चुनौती वाले व्यक्तियों के दिन प्रतिदिन कार्यों में आप मदद कर रहे हो। शारीरिक रूप से चुनौती मतलब ऐसे व्यक्ति हैं जिनके शरीर का कोई अंग भंग हो चुका है, तो उनके आप काम में मदद कर रहे हो। संस्कृति से रिलेटेड काम हो सकते हैं, पर्यावरण जागरूकता से संबंधित काम हो सकते हैं। ये सारी चीज़ आपके वर्क एजुकेशन के अंदर आ जाएंगे। कार्य शिक्षा के अंतर्गत करवाई जाने वाली गतिविधियां सुझावित हैं, प्रस्तावित हैं, निर्धारित नहीं तो अपने विवेक का सहारा लीजिए और उन गतिविधियों का चयन करें जिसके लिए सामग्री व उपकरणों की उपलब्धता आसान हो। जैसे कि आप पोस्टर के लिए आप कुछ पोस्टर बना रहे हो, कुछ उस पर स्लोगन से लिख रहे हो, तो आप उसके लिए थर्माकोल शीट, एक लकड़ी और एक जो कार्डबोर्ड होता है उसका आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आसानी से मिल जाता है। लिखने के लिए आप स्केच पेन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। विभिन्न पाठ्यचर्या विषयों से जुड़ाव एवं अनुभव देने की पद्धति। यहाँ पर गांधी जी का एक स्टेटमेंट आता है। 22 अक्टूबर 1937 वर्धा के शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी ने एक भाषण दिया था। उस भाषण का एक अंश है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। क्या है ये अंश, मैं पढ़ता हूँ। हमारा उद्देश्य है कि व्यवसाय और हस्तकार्य के साथ साथ व्यक्तित्व का बौद्धिक विकास भी होना चाहिए। इसलिए मेरा कहना है सिर्फ व्यवसाय और हस्तकार्य सिखाने की जगह बच्चों की पूरी शिक्षा ही उसके माध्यम से दी जानी चाहिए, यानी बच्चे के हिसाब से दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए सिर्फ तकली को ही ले लें। तकली से छात्र जो पाठ पढ़ेंगे उससे वे सूत का इतिहास, लंका शायर और पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में जान लेंगे। तकली कैसे काम करती, उसका उपयोग क्या है, उसमें कौन कौन सी शक्तियाँ छिपी हुई हैं। इस तरह बच्चे बहुत सी बातें कार्य करते करते सीख लेंगे। इससे वे थोड़ी बहुत गणित भी सीख लेंगे। जब वह पूछेगा कि तकली पर कितना धागा लपेटा गया है और तकली को कितनी बार घुमाया गया है, तो इस तरह कदम में वह गणित में भी दक्ष हो जाएगा। इसमें सबसे सुंदर बात यह होगी कि उसके दिमाग पर कोई भी बोझ नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने ये बोला कि हम बच्चे को सिर्फ तकलीफ चलाना सिखा रहे हैं, लेकिन तकलीफ चलाते चलाते हमने उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में बता दिया, इसके इतिहास के बारे में पढ़ा दिया, हमने कुछ गणित के बारे में भी इसके बच्चे को बता दिया है। ठीक है, तो हुआ ये कि एक चीज़ से ही बच्चा सब सीख गया और उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहा कि मुझे इतिहास पढ़ना पड़ा, मुझे गणित पढ़ना पड़ा। विभिन्न विषयों से कार्य शिक्षा संबंधी गतिविधियों का जुड़ाव करने के कुछ सुझाव दिए हुए हैं। भाषा, हम भाषा से कार्य शिक्षा को जोड़ सकते हैं। किए गए कार्य के संबंध में लिखित अभिव्यक्ति प्रदान करके, उचित शब्दों एवं सरल वाक्यों का प्रयोग करके, व्यवस्थित क्रम में विचारों का प्रस्तुतिकरण करके, संप्रेषण हेतु आकर्षक व सार्थक शीर्षक सुझाना, छोटे तथा सरल वाक्यों में आलेख तैयार करना, अनुभवों को सुसंबद्ध रूप में लिखना, शब्द संपदा में वृद्धि, मुहावरों का प्रयोग और संदर्भ में व्याकरण का प्रयोग। तो इन चीज़ों के माध्यम से हम भाषा के साथ कार्य शिक्षा को जोड़ सकते हैं। आगे गणित की बात करें तो गणित में तो भाई वही श्यामपट्ट की पुताई हो रही है, तो उस टाइम उसके क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, कितना समय लग रहा है, कितने लोग लगे, श्रम की कितनी खपत हुई, इसके बारे में। ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान दे सकते हैं। किसी वस्तु के निर्माण के बाद उसका कितना मूल्य हो रहा है टोटल। माप लेने के कौशल, संख्याओं का ज्ञान, माप लेने के लिए इकाइयां जैसे मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, सूद, ब्याज आदि अवधारणाओं से परिचय करा सकते हैं। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसी तरह से हम इतिहास में भी कर सकते हैं कि कृषि कार्य में संलग्न लोगों का रहन सहन किस प्रकार का होता है। आवश्यकता व आपूर्ति में संबंध, जैसे कि जिस चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा होती है उसकी, जैसे डिमांड एंड प्रोडक्टिविटी एंड डिमांड जैसा कुछ होता है इकोनॉमिक्स में, वो। मानव पशु का किस तरह से संबंध है, उद्योग एवं पर्यावरण का संबंध, वस्तुओं के निर्माण में श्रम कम है तो मूल्यों का निर्धारण, जाति एवं श्रम। इसके अलावा कार्य शिक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए सीखने के लिए कुछ पद्धतियां हैं। कौन कौन सी पद्धतियां हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। कार्य अनुभव के स्वरूप व उद्देश्य के बारे में हमारी धारणाएं क्या है, इस पर हमारी पद्धति निर्धारित रहेगी। हमारे विचार से बच्चे किस प्रकार के व्यवहार करते हैं, व्यवहार के तरीकों को कैसे सीखते हैं व विकसित करते हैं, और हर बच्चे को अपनी अधिकतम आत्म साधन के लिए उपयुक्त तरीके से अनुभव करने अथवा कार्य साधने के
अवसर प्रदान किए जाएं, इस बारे में हमारी क्या मान्यता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो निर्धारित करेंगी कि हमें कौन सी पद्धति का यूज़ करना है। कुछ पद्धति यहाँ पर दी हुई है, जिसमें सबसे पहले आती है अवलोकन या निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशनल मेथड बोल देते हैं इसे। कार्य शिक्षा की अवलोकन विधि इसकी खोज प्रवृत्ति पर आधारित होती है। विद्यार्थी किसी भी घटना, वस्तु अथवा सामाजिक सांस्कृतिक परिघटनाओं का अवलोकन करने के लिए कहना और उसके आधार पर अपने ज्ञान व समझ में वृद्धि करना। सामाजिक परिवेश में होने वाली आर्थिक प्रक्रियाओं का, कार्यस्थलों का अवलोकन करके अनुभव प्राप्त किए जाते हैं। तो ये चीज़ें हमारी होती हैं जब हम अवलोकन विधि का प्रयोग कर रहे होते हैं। तो बच्चे खुद ही चीज़ों को डिस्कवर कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व करके उसे अपने आप में ढाल रहे होते हैं। आगे आती है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि मतलब वो होता है कि आप बच्चे को दिखा देते हो। कार्य शिक्षा की यह पद्धति सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अर्थात एक क्रिया विशेष की प्रक्रिया विद्यार्थी के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है। बच्चे के सामने आप प्रस्तुत करते हो कि काम कैसे हो रहा है। प्रक्रिया के प्रदर्शन के साथ साथ विशेष उदाहरणों द्वारा प्रक्रिया से जुड़े नियमों की सत्यता प्रमाणित की जाती है। इस विधि के अनुसरण हेतु कृपया निम्नांकित सोपान देखें। अब क्या क्या सोपान रहेंगे? सबसे पहले आप करोगे कि नियम का कार्य प्रक्रिया सहित प्रस्तुतिकरण। आप नियम का प्रस्तुतिकरण इस तरह से दोगे कि काम किस तरह से होता है, मतलब काम भी हो रहा है, साथ के साथ आप नियम बता रहे हो। कार्य प्रक्रिया से जुड़े नियमों के अंतर संबंध निरूपण, इनमें रिलेशन क्या है, नियम की प्रस्तुत करने के बाद उससे जुड़े तार्किक संबंधों का निर्धारण किया जाता है। फिर आप उदाहरणों के माध्यम से उसकी पुष्टि करते हो, यानी कि उसको जस्टिफाई कर रहे होते हो। इसके बाद आती है हमारी प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि में क्या होगा? इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थी किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयोगात्मक रूप से कार्य करते हैं। इस विधि द्वारा स्वयं नई परिस्थितियों में अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर कार्य करके सीखने के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। प्रयोगात्मक विधि में बच्चे खुद करके सीख रहे होते हैं। इसके कुछ आधारवाद सिद्धांत हैं। स्वयं करके सीखना, व्यक्ति खुद करके इसमें सीख रहा है। विद्यार्थियों की क्रियाशीलता, बच्चे इसमें एक्टिव होते हैं। मनोवैज्ञानिकता, बच्चों में उत्साह वगैरह बढ़ जाता है, बच्चे अपनी रुचि जिज्ञासा के अनुसार काम कर रहे होते हैं। वैज्ञानिकता, विद्यार्थी स्वयं कार्य में प्रवृत्त हैं, जिससे उनकी, हम ये कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक कौशल है, जिसे हम बोलते हैं वैज्ञानिक सोच, उसकी वृद्धि होती है। योजना पद्धति, योजना पद्धति वो है आपकी परियोजना पद्धति। परियोजना पद्धति से ये जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी किसी समस्या विशेष कार्य को लेकर स्वयं उद्देश्य निर्धारित करते हैं। वे स्वयं ही योजना बनाते हैं कि उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्या संसाधन होंगे, क्या तकनीक होंगी और कितने समय में कार्य पूरा किया जाएगा। तो बच्चे खुद ही यहाँ पर प्रॉब्लम ढूंढते हैं और खुद ही उसका सॉल्यूशन बना रहे होते हैं। किलपैट्रिक की यहाँ पर एक डेफिनेशन है, क्योंकि परियोजना पद्धति के लिए, प्रोजेक्ट मेथड के लिए किलपैट्रिक को ही जाना जाता है। योजना सामाजिक पर्यावरण में पूर्ण संलग्नता के साथ संपादित की जाने वाली उद्देश्य क्रिया है, जिसका एक उद्देश्य होता है। J.A. स्टीवेंसन। योजना पद्धति एक ऐसी समस्यात्मक क्रिया है जो प्राकृतिक वातावरण में पूर्ण की जाती है। शैक्षिक संदर्भों, विशेषकर कार्य अनुभवों की प्रकृति संदर्भों में बेसले योजना पद्धति की व्याख्या कुछ इस प्रकार करते हैं। बेसले ने इसकी व्याख्या किस तरह से करी? देखिए, डेफिनेशंस तो बहुत सारी होंगी, याद हो जाए तो ठीक है, याद ना हो तो तुरंत छोड़ दो। योजना वे समन्वित क्रियाएं हैं जो किसी महत्वपूर्ण दक्षता या प्रक्रिया सीखने के लिए प्राकृतिक वातावरण में पूरी की जाती हैं, परंतु सभी योजना पद्धति में कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। ये लक्षण इंपॉर्टेंट है। पहला लक्षण आ गया कि प्रत्येक योजना पद्धति किसी उद्देश्य विशेष को प्राप्त करने की दृष्टि से कार्यान्वित की जाती है। कोई एक विशेष उद्देश्य होता है, उसे प्राप्त करने के लिए आप काम कर रहे होते हो। उद्देश्य का निर्धारण विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन, उनके व्यक्तित्व विकास, समुचित सामाजिक उन्मुखीकरण से संबंधित आदतों, दृष्टिकोणों और विश्वासों के विकास को दृष्टि में रखकर किया जाता है। उद्देश्य के आधार पर भिन्न भिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। विद्यार्थी अपने वास्तविक सामाजिक वातावरण में ही गतिविधियों को क्रियान्वित करते हैं। कार्य के दौरान वे सामाजिक रूप से वांछनीय मूल्यों का विकास कर रहे होते हैं और कार्य संपादन के पश्चात उनमें निश्चित अभिवृत्ति और दक्षताओं का विकास होता है। तो ये चीजें हैं जो बच्चे में विकसित हो जाती हैं जब वह प्रोजेक्ट विधि का या फिर योजना पद्धति का यूज कर रहे होते हैं। इसके कुछ 4 सोपान है। सबसे पहले आप उद्देश्य का निर्धारण करोगे, फिर आप उसकी योजना बनाओगे, फिर उस योजना का क्रियान्वयन करोगे और लास्ट में फिर उसका मूल्यांकन करोगे। अब आता है हमारा भ्रमण विधि। कार्य शिक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में भ्रमण विधि के बहुत सारे लाभ हैं। देखो, इसमें होता है क्या है कि आप बच्चों को बाहर लेकर जाते हो तो वातावरण की जो एक रास्ता और निरस्ता है वह समाप्त हो जाती है। जिस विषय की सैद्धांतिक चर्चा की जाती है उसका व्यवहारिक ज्ञान भी बच्चों को प्राप्त होता है। बच्चों को अवलोकन करने की क्षमता का विकास होता है। बच्चों भ्रमण द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है क्योंकि विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी होती है। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को समूह में कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है
और भ्रमण के माध्यम से विद्यार्थियों में इस बात की भी समझ विकसित होती है कि दूसरे स्थानों पर किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए। यानी कि जब भ्रमण करके जाते हैं तो वे दूसरे स्थान पर जा रहे होते हैं तो उन्हें पता होता है कि हमें किस जगह पर किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो ये हमारी 13 यूनिट कंप्लीट होती है। अगर आपको कहीं डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।